हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे. सो लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन and a teacher by passion. I've done diploma in information system audit with All India second rank, and I'm associated with various training institute in Mumbai for training GST to my dear students. And I'm a faculty for CA final as well as CA intermediate indirect taxation. सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. अब हम यहाँ पे कोर्स की बात करेंगे. देखो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. जो ये अभी आईडीटी का नया क्लास आया है उसके बारे में, सीए फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स पेपर जो आपका पेपर 5 है उसका जो नया बैच आया है इसके बारे में हम एक बार बात करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक क्वेरीज होती है, तो यहाँ पे एक 10 मिनट्स के डिस्कशन में अपन वो सारा कुछ कवर कर लेंगे. सबसे पहले भाई ये क्लास एप्लीकेबल कौन से अटेम्प्ट के लिए मैम? जो भी स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं यहाँ पे कब, मई 26 ऑनवर्ड्स. मई 26 आपका एग्जाम हो सकता है, सितंबर 26, जैन 27 आपके लिए एप्लीकेबल है. आईसीएआई ने जो न्यू स्टडी मटेरियल रिलीज किया है बिल्कुल उसके हिसाब से ये क्लास है. ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है किसके लिए? मई 26 एंड ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है बैच. ठीक है, जैसे कि आपको पता है एग्जाम पैटर्न आईसीएआई का आईडीटी पेपर का कैसे रहता है भाई. 30 मार्क्स के तो आते हैं अपने एमसीक्यू. ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए क्या चाहिए भाई? बिल्कुल बढ़िया कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू दे दिया आपको यहाँ पे, तो उसको कैसे आप कर पाओगे सॉल्व? आपका कंसेप्ट बढ़िया क्लियर होना चाहिए. तो अपना मेन फोकस जो रहेगा, एक पार्ट अपने क्या रहेगा वो भाई, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए. सेकेंड बात बची 70% ऑफ पेपर की. उसमें क्या क्या आते हैं? या तो केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, इनमें से किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा इस तरीके के क्वेश्चंस के. कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल रहेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे. अब इनके लिए भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, केस स्टडी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ही, बट साथ में अपने को प्रैक्टिस भी चाहिए बहुत. किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे अपनी प्रैक्टिस करने चाहिए. ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रेगुलरली रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो भाई बहुत इजी हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है. ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ होता है, फटाफट अपने को आंसर लिखना होता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता. ना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, ना आंसर लिखने में टाइम लगता है. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भाई एग्जाम में टाइम बहुत बचाते हैं अपना. ठीक है, ये बात हुई. और जो केस स्टडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए अपन बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का. क्वेश्चन बैंक आप देख भी सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे अवेलेबल है. बढ़िया क्वेश्चन बैंक बना है अभी एकदम. वो क्वेश्चन बैंक अभी जो बना है ना, वो कैसा है? टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है. तो अपन क्लास में कैसे करेंगे? एक टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चंस कर लिए, दूसरा टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चंस कर लिए. जैसे कि देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ थोड़ा सा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, तो सप्लाई चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया सबसे पहले शेड्यूल 1 पढ़ लिया, जैसे फॉर एग्जांपल. तो शेड्यूल 1 के क्वेश्चंस कर लिए. उसके बाद शेड्यूल 2 पढ़ लिया, शेड्यूल 2 के क्वेश्चंस कर लिए. उसके बाद शेड्यूल 3 पढ़ लिया, शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस कर लिए, एंड सो ऑन. तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है अपना. कैसा क्वेश्चन बैंक है? टॉपिक वाइज है. तो भाई अपन ने जैसे जैसे क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते गए वैसे वैसे उसके क्वेश्चंस करते गए, तो अपने को आइडिया आ जाता है कि भाई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. अब आप देख सकते हो, देखो क्वेश्चन बैंक में पूरी तरह से आईसीआई के मटेरियल के, एमटीपी के, आरटीपी के और पास्ट एग्जाम के पूरे क्वेश्चंस अभी तक के कवर्ड है. देखो ये एमटीपी के क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए आपके. ठीक है, तो जो है यहाँ पे आरटीपी के क्वेश्चंस हो गए आपके, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है पूरी तरह से. आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, हर जगह पे सोर्स लिखा हुआ है आपका. ठीक है, तो एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये इसी तरीके के आते हैं, जैसे कि जो एमटीपी में होते हैं, आरटीपी में होते हैं, पास्ट एग्जाम के होते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं. तो उसकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस अपन क्वेश्चन बैंक से करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 350 पेजेस का अपना क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक में बढ़िया कवरेज है. तो अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे फॉलोड बाय क्वेश्चन बैंक. तो अपने एग्जाम के हिसाब से अपना ये बैच में जो फोकस है दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच टोटली. तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से अपन ने इसको ब्लेंड किया है. तो अपना कैसा रहेगा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी चैप्टर से पढ़ ली, और उसके बाद सीधे कहाँ पे आ गए? अपन क्वेश्चन बैंक में आ गए. क्वेश्चन बैंक में आ गए. ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन बैंक देख लिया. मेन बुक भी अवेलेबल है कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो, मेन बुक भी अवेलेबल है. आप वो वहां से भी बिल्कुल चेक कर सकते हो. बिल्कुल बढ़िया कलर्ड बुक है अपनी. और साथ में क्या है भाई, यहाँ पे देखो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने मेन बुक से यहाँ पे कंसेप्ट्स पढ़ लिए, और उसके बाद अपन कहाँ चले गए? उसके बाद अपन क्वेश्चन बैंक में चले गए. इस तरीके से अपन पढ़ेंगे. अब देखो जो पेपर होता है अपना आईडीटी का जो पेपर है, इसमें अगर हम बात करें तो देखो मेन
फोकस जो है वो जीएसटी पे, क्योंकि जीएसटी आने वाला है भाई 80 मार्क्स का एग्जाम में, जीएसटी 80 मार्क्स का, कस्टम्स एंड एफटीपी आने वाला है 20 मार्क्स का। तो अपना जितना भी टाइम रहेगा उसका 80% टाइम अपन किस में देने वाले हैं, जीएसटी में देने वाले, कस्टम्स एफटीपी में अप्रॉक्सीमेटली 20% अपना टाइम जाएगा। अच्छा, ये बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90 आवर्स का ये बैच रहेगा अपना, 85 to 90 आवर्स का अपना ये बैच रहेगा, ठीक है। अब बुक्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया मेन बुक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये भी भाई बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्पैक्ट की गई है, अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेस की अपनी मेन बुक रहेगी, ठीक है। सारे प्रोविजंस 100% उसमें कवर्ड है। पहले अपनी मेन बुक काफ़ी लेंदी थी, बट उसमें से क्या किया गया भाई, अपन ने वहाँ से जो डाइग्राम्स वगैरह थे, और क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाती थी तो उसको शॉर्ट किया है, थोड़े डाइग्राम्स वगैरह वहाँ से जहाँ जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि नहीं होना चाहिए वो सब रिमूव किए, कुछ एग्जाम्पल्स रिमूव किए, क्योंकि अपन साथ में ही क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो डबल डबल एग्जाम्पल्स का मतलब नहीं लगा, ठीक है। और ऐसी मेन बुक हो गई कि अब वो एग्जाम के टाइम पे भी अगर आप चाहो तो बिल्कुल आराम से मेन बुक से भी रिवीजन कर सकते हो आप। तो मेन बुक जो है अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेस की है, 100% कवरेज है, छूटा कुछ भी नहीं है, 100% कवरेज है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन की हुई है। आप चेक करो, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी वो। क्वेश्चन बैंक भी अप्रॉक्सीमेटली अपना 350 पेजेस के आसपास है, और जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन बैंक में आईसीए के, एसएम के, आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक की। और उसके बाद थर्ड रिसोर्स है आपका समरी बुक। आप मेन बुक से भी रिवीजन कर सकते हो, मेन बुक भी बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है, और एग्जाम के टाइम पे आप समरी बुक से भी कर सकते हो। समरी बुक और भी समराइज रहेगी, और समरी बुक से आप बड़ी क्विकली यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भाई अपने पास टाइम बहुत कम रहता है, टाइम बहुत कम रहता है रिवीजन के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स से पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे 16 आवर्स में, किस तरीके से 15 to 16 आवर्स में पूरा का पूरा समरी बुक से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब भाई क्वेरीज कहाँ पूछ सकते हो, तो क्वेरीज आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और या फिर आप कहाँ पूछ सकते हो भाई, यहाँ पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये मेरा नंबर है। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज आप मेरे नंबर पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो आईडीटी पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर है, बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, अपने को मिनिमम 60 मान के चलना है। इस पेपर में तो एग्जाम्शन लाना ही पड़ेगा भाई, एग्जाम्शन नहीं लाए ना अपन ने एक हाथ पेपर में तो अपना एग्रीगेट बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम्शन तो मिनिमम एग्जाम्शन 60, 70, 80, 90 जो आ जाए, ठीक है, बट बिल्कुल मान के चलना है कि अपने को इस पेपर में एग्जाम्शन करना है, और उसी इंटेंशन से अपन उसी हिसाब से ये क्लास में पढ़ाई करने वाले हैं। क्योंकि भाई जब तक एग्जाम्शन नहीं आएगा तब तक एक ग्रुप क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, और आईडीटी पेपर में पॉसिबल है, ठीक है। ये जो पेपर है बहुत ही बढ़िया पेपर आता है, और इस पेपर में पॉसिबल है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया रही और यहाँ पे आपने क्वेश्चन बैंक की बढ़िया प्रैक्टिस करी, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो वो क्लास में अपन बिल्कुल करेंगे, यहाँ पे क्लास में अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना ये सब कुछ हो जाएगा। मेन बुक का अच्छे से अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस रहेगा, क्वेश्चन बैंक में अपना क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा, फिर समरी बुक से अपन रिवीजन करेंगे 15-16 घंटे में, तो अपना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लास में कवर अपना हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट सीरीज, जो कि आपको देनी चाहिए। तो क्लासेस के साथ में एक 3+1 ऑप्शन रहेगा टेस्ट सीरीज का। उसमें क्या रहता है कि भाई अपना जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, अपने पास 3 बुक्स हैं, तो और फुल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपना एकदम मॉड्यूल का सीक्वेंस ही है। तो वहां पे फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हुई, आपने टेस्ट दे देना है, सेकंड बुक आपकी कंप्लीट हुई, आपने टेस्ट दे देना है, थर्ड बुक आपकी कंप्लीट हुई, आपने टेस्ट दे देना है, उसके बाद आपने फुल टेस्ट दे देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पेपर की राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जाके एग्जाम में क्यों पेपर लिखना भाई, अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात क्या रहेगी, प्रैक्टिस तो अपनी हो गई, उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट अपन सीखते हैं। तीसरी चीज, अपन क्या गलतियां कर रहे हैं यहाँ पे इवैल्यूएट करके आपको हमारी टीम देगी, और वहां पे इवैल्यूएट करके साइड में लिखा रहेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन में क्या गलती करी है, आपको क्या यहाँ पे चीजें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो आपका पेपर उस तरीके से असेस होगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी क्या गलती हो रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल मैं तो बहुत रिकमेंड करती हूँ, हर एक स्टूडेंट को लिखनी ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हम करेंगे भाई, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमने एक क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व किया है, हमने टेस्ट सीरीज लिखी है, हमने रिवीजन अच्छे से किया है, तो भाई बिल्कुल हमने बढ़िया मार्क्स आने ही आने हैं। कोई उसमें ऐसी बात थोड़ी ना, एग्जामिनर की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, बिल्कुल 100% आपको बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल ये सोच के ही पढ़ाई करनी है अपने को कि इस पेपर में अपने को मिनिमम एग्जामेशन लेके आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ाई करनी है, और ये हमने क्लासेस के बारे में बाकी सारी बातें कर ली, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी क्वेरी बचती है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो,
क्लासेस आप जब परचेज कर लोगे उसके बाद में आपको यहाँ पे IT टीम का नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको वहाँ से तो मेल पे आती है क्लासेस सारी, ठीक है। मेल पे लिंक होती है क्लासेस की, आपको ऐप डाउनलोड करना होता है और बहुत ही ईजी वहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो IT टीम का नंबर है, वो आपको सपोर्ट बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। एडमिन का नंबर भी आपको आ जाएगा मेल पे, तो आप क्लासेस परचेज करोगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। कुछ और क्वेरी बचती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई हमारी क्लासेस और बैच से रिगार्डिंग, जो भी स्टूडेंट्स को क्वेरी था वो हमने देख लिया। और बुक्स जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे एक बार चेक कर लो, मेन बुक भी क्वेश्चन बैंक भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। और इसके आगे के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो क्या आएंगे, अभी यूट्यूब पे भी आ जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो आपको यूट्यूब में कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे इनिशियल चैप्टर्स के, तो आप बिल्कुल वहाँ पे भी देख सकते हो। सो ये सारी बातें हमने कर लिया। आई होप आपकी मेजर क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होगी। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, हमारा चैप्टर नंबर 1। अच्छा, उसके भी पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम जो सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं वो मॉड्यूल का एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। जो चैप्टर्स मॉड्यूल में जैसे सीक्वेंस में है हम वही फॉलो करने वाले हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि भाई मॉड्यूल का सीक्वेंस रहे तो ठीक रहता है, तो अपन उसी सीक्वेंस में करने वाले हैं। खाली ये जो एक चार्ज ऑफ GST वाला जो चैप्टर है, ये मॉड्यूल में खाली एक ही चैप्टर है, इसको मैंने बस यहाँ पे 2A 2B 2C कर दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। 3 पार्ट्स में कर दिया है ये चैप्टर, बाकी उसका नाम चार्ज ऑफ GST है। उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स जो भी अपन पढ़ने वाले हैं आगे, वो पूरा का पूरा 100% मॉड्यूल का सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, GST के इंट्रोडक्शन से। अच्छा, ये देख लो, आपके इसमें लिस्ट ऑफ सेक्शंस का लिस्ट दिया हुआ है। इसमें जो ग्रीन कलर पे मार्क्ड है वो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन नंबर्स आपको याद करने हैं। डोंट वरी, क्लास के साथ साथ आपको बिल्कुल अच्छे से अपन क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे ये सेक्शन के नंबर्स, और यही एग्जाम में आते हैं, ये अपने को कोट करना रहेगा, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ सेक्शंस है। अब इसके बाद हमारे चैप्टर शुरू होते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे GST इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। अब देखो, अपन जाने वाले हैं स्ट्रिक्टली मॉड्यूल के सीक्वेंस में। जैसे जैसे सीक्वेंस में मॉड्यूल में चैप्टर्स हैं वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम ये चैप्टर मॉड्यूल में नहीं है। हाँ, तो ये चैप्टर मॉड्यूल में सप्लाई चैप्टर में एज एनेक्जर 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियरली इंस्टीट्यूट ने लिख दिया है कि ये चैप्टर सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। कौन सा? GST इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, खाली 3 पेजेस का ये चैप्टर है। आगे के चैप्टर्स के कंसेप्ट के हिसाब से हमें ये पढ़ना रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बड़ी क्विकली पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। GST इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, अगेन बता देती हूँ, एग्जाम के लिए ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक अगर देखोगे तो क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी नहीं है। तो खाली 3 पेजेस है, बहुत क्विकली करेंगे। आगे के चैप्टर्स में अपने को बिल्कुल ये कंसेप्ट हेल्प करेंगे, ठीक है। सो अब सबसे पहली बात भाई, मैम GST वर्ल्ड में सबसे पहले कहां पे आया? तो भाई GST वर्ल्ड में सबसे पहले आया भाई फ्रांस में। वो भी कौन से साल में पता है? 1954 में। जस्ट इमेजिन, इतने साल पहले फ्रांस ने GST इंप्लीमेंट कर लिया। इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ? सो भाई इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में यहाँ पे GST इंप्लीमेंट किया गया। थ्रू किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। अब देखो, पूरे इंडिया में तो GST इंप्लीमेंट हो गया, बट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ने बोला हमको GST नहीं इंप्लीमेंट करना। हमारे पास हमारा खुद का JK GST है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपका GST। फिर गवर्नमेंट, बहुत बातें हुई, बहुत डिस्कशन हुआ, मीटिंग्स वगैरह हुई वहां पे बहुत कुछ, और फिर फाइनली उन्होंने मान लिया। और 8 जुलाई 2017 से GST कहां पे एक्सटेंड हो गया? जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड हो गया। सो आज के टाइम पे क्या पोजीशन है? पूरे इंडिया में GST लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। इसके बाद GST इंडिया में किस कंसेप्ट पे आया? इंपॉर्टेंट बात, GST इंडिया में आया वैल्यू एडेड टैक्स के कंसेप्ट में। कैसे वैल्यू एडेड टैक्स में कंसेप्ट में आया? जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया वो उतना टैक्स पे करेगा। अच्छा, अब देखो GST सब चीज पे, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर लो, चाहे आप गुड्स बेच लो, चाहे आप सर्विसेज दे दो, हर चीज में टैक्स क्या लगता है? GST लगता है, GST लगता है, ठीक है। तो देखो, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे वैल्यू एडेड टैक्स के कंसेप्ट पे आया, क्या यहाँ पे चीजें हुई है, GST किस कंसेप्ट पे आया, पूरी चीजें हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज ए है, क्या है? मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। B डिस्ट्रीब्यूटर है, C रिटेलर है, और D क्या है? अपना कंज्यूमर है। तो अब यहाँ पे GST, यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा अपन देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल A ने B को गुड्स सेल किए, कितने में? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए में यहाँ पे A ने B को गुड्स कोई बेचे, 1 लाख में बेचे, 10,000 उस पर क्या लग गया? GST, फॉर एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, 10% कोई रेट नहीं है, मुझे भी पता है, फॉर सिंप्लिसिटी हम ले रहे हैं, नहीं तो बोलना मत मैम को पता ही नहीं।
ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए अपन 10% रेट अज्यूम कर रहे हैं। सो ए ने बी को कितने में दिया, 1 लाख में चीज दी और उस पर कितना है 10,000 रुपए जीएसटी। तो यहाँ पे बी क्या करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए बी क्या कर देगा, यहाँ पे ए को पे कर देगा, ए को पे कर देगा। ए क्या करेगा, 1 लाख रुपए तो खुद रख लेगा, गुड्स का वैल्यू है, गुड्स का वैल्यू है, 10,000 रुपए उसको टैक्स के तो गवर्नमेंट को देने रहेंगे, तो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन, ए पे करेगा। गवर्नमेंट को ए 10,000 रुपए पे कर देगा। अब देखो इसके बाद आगे ट्रांजैक्शन क्या होगा, इसके पहले देखो यहां पे बी ने 1,10,000 पे किए, उसमें से 10,000 रुपए टैक्स के तो उसका वो क्या लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसे क्या बोलते हैं आईटीसी, आपको पता है अभी। तो वो क्या ले लेगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का वो आईटीसी ले लेगा। कौन, बी। आगे ट्रांजैक्शन बढ़ा, बी क्या करेगा, वो गुड्स को क्या करेगा, सी को बेचने वाला है। सी को उसने फॉर एग्जांपल कितने में बेचा, फॉर एग्जांपल उसने सी को यहां पे बेच दिया 2 लाख रुपए में, ये गुड्स उसने सी को 2 लाख में बेच दिया। ठीक है, स्मार्ट बिजनेसमैन है वो। 20,000 रुपए इस पे जीएसटी लगा, तो 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए सी क्या करेगा, बी को दे देगा। भाई उसको क्या करना है, वो बी को दे देगा। अब बी क्या करेगा, 2 लाख रुपए तो वैल्यू के वो रख लेगा, 20,000 रुपए टैक्स के। तो अब 20,000 रुपए जो टैक्स के अपन देखते हैं, बी का कंप्यूटेशन का देखते हैं कि बी को गवर्नमेंट को क्या पे करना रहेगा। तो बी के लिए ये 20,000 रुपए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स पेएबल। उसका आउटपुट टैक्स पेएबल कितना है, 20,000 रुपए। उसके सेल पे जो टैक्स लगा, जो उसने कलेक्ट किया है सी से, तो 20,000 रुपए उसको यहाँ पे क्या करने, टैक्स के पैसे, टैक्स के पैसे उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स पेएबल। लेस उसने ऑलरेडी, उसके पास आईटीसी कितना पड़ा है, तो उसके पास ऑलरेडी आईटीसी 10,000 रुपए पड़ा है, 10,000 रुपए पड़ा है। तो अब उसको गवर्नमेंट को कितने पे करने रहेंगे, 10,000 रुपए बी गवर्नमेंट को पे करेगा। बी गवर्नमेंट को पे करेगा, तो भाई बी ने कितने पे कर दिए, 10,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए। ठीक है, 20,000 माइनस 10,000 जो उसके पास आईटीसी पड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपए बी ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाए, सी रिटेलर है, वो क्या करेगा, उसने आगे डी को यही गुड्स बेचे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितने में बेचे, 3 लाख रुपीज की वैल्यू है, 30,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, इस पे जीएसटी है। तो डी क्या कर देगा भाई, डी 3,30,000 रुपए यहां पे किसको दे देगा, किसको दे देगा, सी को दे देगा, सी को दे देगा। अच्छा, बी और सी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ 2,20,000 वाला, उसमें सी ने बी को दे दिए थे कितने, 20,000 रुपए दे दिए थे, 2,20,000 रुपए दे दिए थे। तो यहां पे 20,000 रुपए जो है वो क्या है, आईटीसी है। 20,000 रुपए आईटीसी है, वो आईटीसी का क्रेडिट कौन ले लेगा, सी ले लेगा, सी ले लेगा। अब सी ने आगे 3,30,000 में डी को गुड्स बेचे, तो डी क्या कर देगा भाई, डी फाइनल कंज्यूमर है। ठीक है, आप मैं हम लोग फाइनल कंज्यूमर है, तो हमने क्या किया, 3,30,000 रुपए डी ने क्या कर दिया, सी को दे दिया, सी को दे दिया। अब 30,000 रुपए क्या है, अब सी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अपन बनाते हैं, सी का कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, सी को गवर्नमेंट को कितना पे करना रहेगा। सो अगेन सी का आउटपुट टैक्स पेबल कितना है, 30,000। यस, यस मैम। लेस सी के पास आईटीसी कितना है, अपन ने देखा अभी 20,000 रुपए, ये देखो 20,000 रुपए का आईटीसी है ना। तो अब यहां पे उसके परचेज पे जो टैक्स लग के आता है उसको आईटीसी बोलते हैं। ठीक है, सेल का जो टैक्स होता है, आपके सेल के ऊपर जो टैक्स है वो आपका आउटपुट टैक्स पेबल है। तो 30 माइनस 20 अगेन 10,000, 10,000 रुपीज सी गवर्नमेंट को पे करेगा। तो अभी तक के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स कितना लगा है, 30,000 रुपीज। क्या गवर्नमेंट के पास 30,000 आ गया, यस, गवर्नमेंट के पास 30,000 रुपीज आ गया। ठीक है, डी फाइनल कंज्यूमर है, डी फाइनल कंज्यूमर है। अल्टीमेटली ये 30,000 रुपए का बर्डन किसके ऊपर पड़ा, डी के ऊपर, डी के ऊपर। अपन जैसे फाइनल कंज्यूमर है, अपन कोई चीज खरीदते हैं तो अपने ऊपर ही बर्डन पड़ता है, अपने ऊपर ही बर्डन पड़ता है। ठीक है, तो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर ही फाइनल बर्डन पड़ता है। सो अभी इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, क्या जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया उसने उतना टैक्स पे किया, यस, सबने 1-1 लाख रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तो 1-1 लाख पे जो 10-10 हजार रुपए का टैक्स आया सबने पे किया क्या, यस। सो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स के कंसेप्ट पे चलता है, मतलब जो जितना वैल्यू एडिशन करेगा वो उतना टैक्स पे करेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या हुआ यहां पे, सबने आईटीसी लिया क्या, जितने भी लोग वैल्यू चेन में थे, यस, बी सी जितने भी लोग वैल्यू चेन में थे इन सबने आईटीसी लिया। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट हुई है। ठीक है, तो
सबने अपने अपने आउटपुट टैक्स पे करना है। आउटपुट टैक्स पेबल जो भी है उनका, सेल पे जो भी टैक्स है वो उनको पे करना है। उस पे उन्होंने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर लिया आईटीसी। ये सेट ऑफ ही किया, ये सेल पे जो आपको टैक्स पे करना है, आपका आउटपुट टैक्स पेबल है, इसके अगेंस्ट आपने आईटीसी सेट ऑफ कर लिया। कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट हुई, कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट हुई और आपने सेट ऑफ कर लिया जो भी आईटीसी अवेलेबल है। फाइनल कंज्यूमर पे ऊपर फाइनल बर्डन पड़ता है भाई, ये फाइनल कंज्यूमर के ऊपर फाइनल बर्डन पड़ता है। उसको चीज यूज करनी, आगे बेचनी तो है नहीं, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, बर्डन पड़ जाता है। पॉकेट किसका पिंच हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जो 30,000 रुपए गए वो किससे लिए गए, अल्टीमेटली डी से लिए गए। तो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर फाइनल बर्डन आया। ठीक है, तो ये समझा। देखो अब ये देखो, यही चीजें यहाँ पे सब लिखी है, चारों पांचों पॉइंट पे अपन पढ़ेंगे। देखो अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। जीएसटी क्या है, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया उसने उतना टैक्स पे किया। ठीक है, ऑन सप्लाई, चाहे मैन्युफैक्चर पे, चाहे सेल ऑफ गुड्स पे, चाहे प्रोविजन ऑफ सर्विस पे। अब भाई कुछ भी चीज हो, आप चाहे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे गुड्स बेच रहे हो, चाहे सर्विसेज दे रहे हो, टैक्स क्या लगता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम ही बोलता है ये, गुड्स पे भी लगेगा, सर्विसेज पे भी लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सो वैल्यू एडेड टैक्स है। उसके बाद जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। अपन ने देखा कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है भाई, कंटिन्यूअसली हर एक इंसान को बीच में जो भी सप्लाई चेन में है सबको क्रेडिट मिलते जा रहा है, सबको आईटीसी मिलते जा रहा है। सो इट ऑफर्स कंटिन्यूअस चेंज ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट अप टू रिटेलर लेवल, कंज्यूमर लेवल। तो सब लोग भाई, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर से लेके यहाँ पे रिटेलर, हर एक इंसान जो यहाँ पे वैल्यू चेन में है अप टिल कंज्यूमर, यहाँ पे उसको, बीच वालों को सबको क्रेडिट मिलते जाता है बाय टैक्सिंग ओनली वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। अब क्या कर रहे हैं अपन, वैल्यू, हर एक सप्लाई चेन में जहां जहां वैल्यू ऐड हो रही है उतना ही यहाँ पे टैक्स लगते जा रहा है, उतना ही टैक्स लगते जा रहा है। ठीक है, कैसे होता है ये अपन ने देखो ये देख लिया ऑलरेडी। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जो भी जितना परचेज कर रहा है उस पर आईटीसी लेते जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बी ने जितना परचेज किया, बी ने कितने का परचेज किया था, यहाँ पे देखो 1 लाख का परचेज किया था, 10,000 उस पर जीएसटी था, उसका उसने क्रेडिट ले लिया। सी ने कितने का परचेज किया, 2 लाख का परचेज किया, 20,000 का जीएसटी था, उसका क्रेडिट ले लिया। तो जो परचेज कर रहा है, परचेज पे जो टैक्स लग के आता है वो हमारा, हम जो उसका क्रेडिट ले लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो सप्लायर एट ईच स्टेट है वो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, जो भी कुछ वो परचेज कर रहे हैं, यहाँ सर्विसेज ले रहे हैं उसका, एंड सेट ऑफ दिस क्रेडिट अगेंस्ट जीएसटी पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय हिम। और जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं उस पे जो टैक्स आ रहा है उसके अगेंस्ट आईटीसी का क्रेडिट ले रहे हैं, सेट ऑफ कर ले रहे हैं। ठीक है, दस ओनली द फाइनल कंज्यूमर बियर्स द जीएसटी चार्ज बाय लास्ट सप्लायर। अपन ने देखा भाई बेचारा डी, फाइनल कंज्यूमर जो भी है उसको क्या होगा, उसको यहाँ पे फाइनली क्या लगेगा भाई, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर बियर करता है जो भी जीएसटी चार्ज किया है लास्ट सप्लायर ने इन सप्लाई चेन विद सेट ऑफ बेनिफिट्स एट ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। बाकी सारे स्टेजेस में तो अपन ने देखा सबको सेट ऑफ मिलते गया और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर ने यहाँ पे बियर किया। Since value added is each stage tax, there is no tax on tax or cascading of tax। भाई हर जगह वैल्यू एडेड, जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उतना ही टैक्स हो रहा है, तो कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, कोई कैस्केडिंग ऑफ टैक्स नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। सो कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। टैक्स के ऊपर टैक्स कहीं भी नहीं लग रहा है, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट चीज है। जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया उतना टैक्स पे किया। सो अल्टीमेटली यहाँ पे सप्लाई चेन में अल्टीमेटली 30,000 रुपए टैक्स चार्ज किया गया यहाँ पे कंज्यूमर से, 30,000 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। पुराने लॉज में बहुत टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था। ठीक है, तो जीएसटी इस कंसेप्ट पे इंडिया में आया। क्या क्या, वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, आउटपुट टैक्स से आप इनपुट टैक्स को सेट ऑफ कर लेते हो, और यहाँ पे नो टैक्स ऑन टैक्स। आई होप इट इज क्लियर। अब जीएसटी को क्यों आना पड़ा, ये इस तरीके से चीज को क्यों आना पड़ा, क्योंकि पुराने लॉ में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पहले मैं आपको बताती हूँ ब्रॉडली, अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट क्योंकि पुराने लॉ पे अपने को एग्जाम में कुछ पूछने वाले हैं नहीं, बट अपन एक ब्रॉड लेवल पे समझेंगे कि कौन कौन से लॉज थे। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ड्यूटीज जो लगाती थी, टैक्सेस जो लगाती थी, सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो थी वो किस पे लगती थी, मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी। अगर कुछ आप ये अब यहाँ पे अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था, इससे जो भी एक्साइज ड्यूटी से कलेक्शन आता था वो किसके पास जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। उसके बाद वैट,
वैट तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, देखते हैं वो अभी। और एक था सर्विस टैक्स। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि एक सीए है, वो कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, इंटीरियर है जो सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पे आर्किटेक्ट है, तो ये लोग जो सर्विसेज देते थे वो क्या लगाते थे, यहाँ पे सर्विस टैक्स उन्हें लगाना होता था। अब देखो, एक्साइज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, सर्विस टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। ये मेजर टैक्सेस थे, ठीक है, और भी थे छोटे मोटे बहुत सारे, बट मेजर रेवेन्यू आइटम जो थे गवर्नमेंट के, वो ये टैक्सेस थे। सेकेंडली, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा लगाती थी, सेल ऑफ गुड्स पे, गुड्स जब बिक रहे हैं तो कौन सा टैक्स लगाती थी, वो वैट लगाती थी। बड़ी दिक्कत थी। और इसके अलावा कई सारे टैक्स थे यार, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सो ऑन, बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्सेस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे हम देखेंगे डबल टैक्सेशन, ठीक है। अभी डेफिशिएंसीज देखेंगे हम कि पुराने ये जो लॉज थे इसमें क्या दिक्कत थी जिसके कारण जीएसटी को आना पड़ा। तो देखो क्या हुआ भाई, सबसे पहले डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो क्या होता था, अब जैसे कि अपन गए रेस्टोरेंट में, बढ़िया अपन ने खाना ऑर्डर किया, क्या, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, रोटी, ठीक है, बढ़िया अपन ने खाना ऑर्डर किया। अब वैट वाले आ गए, बोले गुड्स, देखो पनीर बटर मसाला और दाल और रोटी सब गुड्स है भाई, गुड्स, हम वैट लगाएंगे। सर्विस टैक्स वाले आले बोले नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका आइटम 200 रुपए का भी नहीं है, ये सामान 200-300 रुपए का। यहाँ रेस्टोरेंट में 2000 रुपए पे कर रहे हैं लोग, क्यों, सर्विस, शेफ की सर्विस है यहाँ पे, रेस्टोरेंट का जो हमारा है सारी सर्विसेज इन्वॉल्व है, तो सर्विस टैक्स लगेगा। तो भाई सर्विस टैक्स वाले बोले कि सर्विस टैक्स लगेगा, वैट वाले बोले कि वैट लगेगा। अल्टीमेटली क्या होता था भाई, हम रेस्टोरेंट जाते थे पहले तो हमें वैट भी पे करना होता था, सर्विस टैक्स भी पे करना होता था, डबल टैक्सेशन हो रहा था, बेचारा कंज्यूमर दोनों चीजें पे कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाली जीएसटी पे करना है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कई चीजों में बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इसे गुड्स बोले कि सर्विस बोले, तो सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे थे। सॉफ्टवेयर में भी सेम हो रहा था, वैट वाले बोले गुड्स है, सर्विस टैक्स वाले बोले सर्विस है, उसमें अल्टीमेटली दोनों टैक्सेस लगते थे, वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी जिस कारण यहां पे एक नए लॉ को आने की जरूरत थी, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, अभी खाली जीएसटी लगता है, चाहे गुड्स बेचो, चाहे सर्विसेज आप दो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो, आप जो कर रहे हो, लगता है कि अभी रेस्टोरेंट जाओ, बिल चेक करना, सिर्फ जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम थी, डबल टैक्सेशन हो रहा था ट्रांजैक्शन का एज बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। देखो नेक्स्ट क्या था, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या भाई, स्टेट लेवल पे वैट तो लगा ही रहे हो, उसके अलावा लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई, एंट्री टैक्स, इतने सारे टैक्सेस लगते थे, एक वैट लगा लो, नहीं, सारे टैक्सेस लगाने। सो क्या प्रॉब्लम थी कि नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज, ये सारी लोकल लेवीज का वैट में कोई इंक्लूजन नहीं था, वैट भी लगता था, ये सारे टैक्सेस भी लगते थे। तो ये भी भाई बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम थी, इतने सारे टैक्सेस लगना। उसके बाद में कैस्केडिंग ऑफ टैक्स हो रहा था, कैसे, लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी, क्या लग रहा था, नॉन वैटेबल सीएसटी लग रहा था। देखो एग्जाम्पल से समझो, ये पढ़ेंगे और डिटेल में थोड़ा आगे भी। और फॉर एग्जाम्पल, ए कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, उसने गुड्स भेजे किसको, यहाँ पे बी ऑफ गुजरात को गुड्स यहाँ पे सेल किए। तो जब ए ऑफ महाराष्ट्र ने बी ऑफ गुजरात को गुड्स सेल किए तो टैक्स कौन सा लगता था, सीएसटी लगता था। और सीएसटी का क्रेडिट बी को नहीं मिलता था, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी यार, कि भाई मैं गुड्स तो बेच रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ए ऑफ यहाँ पे क्या, महाराष्ट्र ने बी ऑफ गुजरात को गुड्स तो बेचे, इंटर स्टेट सेल के केस में टैक्स कौन सा लगता था, सीएसटी, और सीएसटी का क्रेडिट बी को नहीं मिलता था, तो उसके लिए बेचारे के लिए कॉस्ट बन जाती थी। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या, लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी जो लगाते थे इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। सेकेंड प्रॉब्लम, इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट जो लगता था वो इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी पे लगता था, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो एग्जांपल से समझो, फॉर एग्जांपल ए है यहां पे मैन्युफैक्चरर, इन्होंने लैपटॉप बनाया, वैल्यू है 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। इस पे अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो टैक्स कौन सा लगेगा भाई, एक्साइज ड्यूटी तो लगेगा। हमने अभी देखा मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी लग गया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए। 10,000 रुपए तो कितना हो गया, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, ठीक है। तो अब ए ने क्या किया, यहाँ मैन्युफैक्चर किया भाई, यहाँ पे लैपटॉप 1 लाख रुपए का, एक्साइज ड्यूटी लग गई उस पर 10,000 रुपए। अब मैन्युफैक्चर करके खुद तो रखेगा नहीं, बेच दिया उसने बी को,
तो बेचते टाइम टैक्स क्या लगता है? वैट। सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स क्या लगता था? वैट। वैट किस पे लगता था? वैट लगता था भाई ये 1,10,000 पे, नॉट ऑन 1 लाख। वैट लगता था इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज वैल्यू पे। इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज वैल्यू पे मतलब यहाँ पे 11,000 रुपए, 10% का रेट अपन ने अज्यूम किया फॉर एग्जाम्पल, तो कितना हो गया? 11,000 रुपए। तो ये क्या बात हो गई भाई? वैट किस पे लग गया? इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज वैल्यू पे, इंक्लूसिव ऑफ सैनवैट, सैनवैट को ही एक्साइज बोलते हैं, तो इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज पे 10,000 पे भी लग गया क्या? हाँ, टोटल 1,10,000 पे वैट लग गया, मतलब 10,000 पे भी लग गया। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था पुराने लॉ में। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, इंक्लूजन ऑफ व्हाट? सैनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। सेकेंड प्रॉब्लम, अब ए ने ये गुड्स किसको बेच दिए? फॉर एग्जाम्पल बी को बेच दिए। बी क्या है? बी है भाई ट्रेडर। बी क्या है? बी है ट्रेडर। अब ट्रेडर का एक्साइज से कोई लेना देना ही नहीं भाई, एक्साइज का काम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक। बी का क्या है? बी को सेल करना है, बी लैपटॉप लेगा, सी को बेच देगा। तो बी को क्या करना है? बेचना है खाली। तो उसका आउटपुट क्या रहेगा? खाली वैट रहेगा। तो उसको एक्साइज से कोई लेना देना ही नहीं। उसको क्या मिलेगा? इनपुट खाली खाली किसका मिलेगा? उसको वैट का आईटीसी मिल जाएगा, वैट का इनपुट मिल जाएगा 11,000 रुपए। एक्साइज ड्यूटी उसके लिए 10,000 रुपए जो है वो कॉस्ट बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ऑब्वियसली जब अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट बन जाएगी। तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या? यहाँ पे inclusion of SENVAT in the value for imposing VAT, and there is no SENVAT after the manufacturing stage. No SENVAT after the manufacturing stage. ठीक है, तो ये देख लो, नो SENVAT आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। ये अपन ने देखा कि कैसे प्रॉब्लम थी। एंड देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट कौन लगा रहा था भाई? यहाँ पे मेरे स्टेट में अगर गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो मैं क्या, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा रही है? वैट लगा रही है। उसी स्टेट में सर्विसेज सप्लाई हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा रही है? सर्विस टैक्स लगा रही है, सर्विस टैक्स लगा रही है। तो देयर इज नो इंटीग्रेशन बिटवीन दीज टू। सो ये सब क्या है? डेफिशिएंसीज थी भाई, डेफिशिएंसीज थी पुराने लॉ में, जिसको ओवरकम करने के लिए जीएसटी आया। क्यों आया? क्यों भाई? इसको ओवरकम करने के लिए एक ऐसी लॉ की जरूरत थी जो कि वैल्यू एडेड टैक्स है, कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करे, नो टैक्स ऑन टैक्स हो। ठीक है, यहाँ पे पूरे सप्लाई चेन में आईटीसी मिले, और यहाँ पे जितना कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करें उतना ही गवर्नमेंट को जाए। तो ऐसा लॉ आने की जरूरत थी, और उसके लिए क्या आया? हमने देखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, जिसका कंसेप्ट अपन ने ऑलरेडी देखा। अब जीएसटी आना था तो पुराने लॉ को जाना था भाई, पुराने लॉ को जाना था। ठीक है, तो पुराने लॉ को जाने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली भाई हम करेंगे सैक्रिफाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम करेंगे सैक्रिफाइस। स्टेट गवर्नमेंट बोले हम भी सामने आते हैं, हम भी करेंगे सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब ऑब्वियसली यार टैक्सेस क्या होती है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम ये टैक्सेस नहीं लगाएंगे, अब आगे जीएसटी लगाने वाले तो हम ये टैक्सेस नहीं लगाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम किए जीएसटी में? मतलब अब ये टैक्सेस नहीं लगेंगे, अब ये टैक्सेस नहीं लगेंगे, आगे जीएसटी लगेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, कौन से टैक्सेस सब्स्यूम किए? 6 टैक्सेस सब्स्यूम किए। सीएस इसकी मेमोरी टेक्निक है। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे? सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ए स्टैंड्स फॉर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ए स्टैंड्स फॉर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद में सेंट्रल सेल्स टैक्स अपन ने जो देखा सीएसटी, वो नहीं लगाएंगे। एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोलते हैं, वो भी नहीं लगाएंगे। सेंट्रल सरचार्जेस नहीं लगाएंगे एज सो फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस भाई बहुत बहुत हाई रेवेन्यू था गवर्नमेंट का, स्पेशली यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी से और सर्विस टैक्स से। तो उन्होंने इसको सैक्रिफाइस किया। उन्होंने बोला ठीक है भाई आप कंट्री में इतना बढ़िया काम कर रहे हो, जीएसटी लेके आ रहे हो, तो हम ये सब टैक्सेस नहीं लगाएंगे। कौन कौन से? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस, सर्विस टैक्स। ये 6 टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली कि हम अब से नहीं लगाएंगे। आप जीएसटी लेके आ रहे हो, हम ये नहीं लगाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी सामने आई, उसने बोली हम भी नहीं लगाएंगे। क्या क्या नहीं लगाएंगे भाई? उन्होंने बोला हम ये सब टैक्सेस नहीं लगाएंगे। कौन से? परचेज टैक्स हम नहीं लगाएंगे, परचेज टैक्स हम नहीं लगाएंगे। स्टेट सरचार्जेस हम लोग नहीं लगाएंगे। लग्जरी टैक्स लगता था भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, लग्जरी टैक्स, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग में लग्जरी टैक्स लगता था, वो हम नहीं लगाएंगे। ऑक्ट्रा एंट्री टैक्स हम नहीं लगाएंगे। वैट सेल्स टैक्स हम नहीं लगाएंगे। सो पीएस लव एक मूवी थी, उसके हिसाब से याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे टैक्सेस हम नहीं लगाएंगे। कौन कौन से? परचेज टैक्स, स्टेट सरचार्जेस, लग्जरी टैक्स लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे, ऑक्ट्रा एंट्री टैक्स, वैट सेल्स टैक्स। देखो इतने सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, उन्होंने बोला अब हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हो आप, कंट्री में जीएसटी लेके आ रहे हो, तो हम नहीं लगाएंगे। तो आप समझो इतने सारे टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी में, मतलब अब ये सब नहीं लगेंगे। देखो कितने टैक्सेस थे भाई अपने कंट्री में, ये सब नहीं लगेंगे, हम आगे क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे।
जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, अब इंडिया में जीएसटी जो आया वो किस मॉडल में आया वो सब अपन देखते हैं। अब इंडिया में जीएसटी आया ड्वेल मॉडल में। ड्वेल मॉडल में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने किए इतने इतने सैक्रिफाइसेस। अब जब जीएसटी आने की बात आई तो बोले कि भाई जीएसटी का रेवेन्यू किसका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती भाई हमारा, क्योंकि हमने इतने सैक्रिफाइस किए सीएस। स्टेट गवर्नमेंट बोलती क्या बात कर रहे हो यार, पीएस लव वैट देखो हमने क्या सैक्रिफाइस किया है, तो भाई हमारा। तो ऐसे बहुत डिस्कशन हुए, बहुत कुछ बातें हुई, 75-25 कर लेंगे ये वो, फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे ऐसा डिस्कशन हुआ कि नहीं भाई दोनों ने सैक्रिफाइस किए, तो अब जो जीएसटी का रेवेन्यू आएगा वो दोनों का होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। तो आप जाओ मार्केट कुछ भी खरीदो, आप देखो बिल पे इंट्रास्टेट परचेज आपने किए तो टैक्स क्या लग के आता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी किसका रेवेन्यू हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसजीएसटी उस स्टेट का, रिस्पेक्टिव स्टेट्स का हो गया। ठीक है, तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि इंडिया में कौन से मॉडल में जीएसटी आया, ड्वेल मॉडल में जीएसटी आया। इंडिया ने अडॉप्ट किया क्या, ड्वेल मॉडल जीएसटी, क्योंकि इनका फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा था। भाई दोनों गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा, टैक्स से आएगा, इसलिए ड्वेल मॉडल पे जीएसटी है कि भाई दोनों साथ में आके टैक्स लगाएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन, आज आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो वो ट्रांजैक्शन लेवल पे ही जीएसटी लगता है, दोनों गवर्नमेंट साथ साथ में लगाती है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आपने देखा ही होगा डेफिनेटली कोई ना कोई बिल्स पे। ठीक है, सो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, ड्वेल मॉडल ऑफ जीएसटी, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री का ऐसे ही था कि भाई दोनों गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने थे साथ में आके। सो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी, सेंट्रल और स्टेट दोनों साथ में लगाते हैं जीएसटी। कोई भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे, जो भी टैक्सेबल सप्लाई गुड्स या सर्विसेज का होता है किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में आके टैक्स लगाते हैं। ठीक है, टैक्स इज इम्पोज्ड कॉन्करेंटली बाय सेंट्रल स्टेट, साथ में आएंगे और टैक्स लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पहले क्या होता था, यहाँ पे सेंटर हैज पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल्स। अब पहले सेल्स में क्या लगता था, वैट लगता था, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता था, अब सेंटर का भी उसमें आधा हिस्सा हो गया, आधा हिस्सा हो गया। और यहाँ पे सर्विसेज, स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू टैक्स ऑन सर्विसेज, पहले सर्विस टैक्स का रेवेन्यू किसका होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था, अपन ने भी देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। अब क्या कर दिया जीएसटी में कि नहीं, सर्विसेज का भी क्या होगा भाई, यहाँ पे पैसा किसको मिलेगा, स्टेट को मिलेगा। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, ड्वेल मॉडल ऑफ जीएसटी आया, दोनों गवर्नमेंट साथ में आके टैक्स लगाएगी, साथ में आके टैक्स लगाएगी। ठीक है, अपन देखेंगे हर एक ट्रांजैक्शन लेवल पे ही साथ में आके टैक्स लगाया जाता है दोनों गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी पूरे इंडिया को लगता है तो अपनी बात होगी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, द टैक्स रेवेन्यू विल अक्रू टू द स्टेट जहां पे कुछ फाइनली डेस्टाइन है, जहां पे फाइनली कंज्यूम हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बार समझो। देखो अपन ने जो ट्रांजैक्शन देखा था, ए ऑफ महाराष्ट्र हैज सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ गुजरात। जीएसटी के पहले क्या होता था, यहाँ पे सीएसटी लगता था। क्या सीएसटी का क्रेडिट बी को मिलता था, नहीं, सीएसटी का क्रेडिट बी को नहीं मिलता था। ये प्री जीएसटी की बात है, जीएसटी आने के पहले की बात। अब जीएसटी आने के बाद क्या होता है वो अपन समझेंगे। अब देखो जीएसटी आने के बाद वी हैव मूव्ड फ्रॉम, कंसेप्चुअल लेवल पे क्या डिफरेंस आया है, वी हैव मूव फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन टू डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। मतलब क्या हुआ, जीएसटी के पहले प्री जीएसटी कौन सा मॉडल था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था अपने कंट्री में। मतलब कि ए ऑफ महाराष्ट्र ने बी ऑफ गुजरात को गुड्स बेचे तो टैक्स पहले क्या लगता था, सीएसटी। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन का मतलब कि जब सीएसटी का रेवेन्यू है इट विल अक्रू टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन का मतलब ओरिजिन, जहां से गुड्स का ओरिजिन हुआ है वहां की गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू मिलेगा। तो महाराष्ट्र को रेवेन्यू मिलता था, महाराष्ट्र को रेवेन्यू मिलता तो गुजरात बोलता था हम क्यों क्रेडिट दे, हम नहीं देंगे, इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता था। हम क्यों क्रेडिट ले, जाके महाराष्ट्र से लो, महाराष्ट्र बोलेगा हम क्यों दे भाई, गुड्स वहां गए, तो कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा था। इस चक्कर में सीएसटी का क्रेडिट क्यों नहीं मिलता था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम के कारण, क्योंकि सीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जा रहा था, ओरिजिन बेस्ड गवर्नमेंट के पास जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया और गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल मूव फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम टू डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम इन जीएसटी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। क्यों, क्या होगा, अब अगर ये ट्रांजैक्शन होता है ए ऑफ महाराष्ट्र
हैज सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ गुजरात, तो अब टैक्स लगता है आईजीएसटी। सुना ही होगा आपने, इंटरस्टेट सेल्स के केस में टैक्स कौन सा लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेवेन्यू किस किस का होता है? आईजीएसटी का रेवेन्यू होता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% रखती है और गुजरात डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट 50% रखता है। ठीक है, तो आईजीएसटी का रेवेन्यू किस किस के बीच में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और गुजरात के बीच में। तो गुजरात क्रेडिट दे देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुजरात बोल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, गुजरात क्रेडिट दे देता है। तो अब बी को क्रेडिट मिल रहा है, पहले बी को क्रेडिट नहीं मिलता था, क्योंकि आईजीएसटी का रेवेन्यू गुजरात में जा रहा है, तो गुजरात वालों को कोई टेंशन नहीं, वो क्रेडिट दे दे रहे हैं, वो क्रेडिट दे दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर मूव, वी हैव मूव फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम टू डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। That means the revenue of tax will flow to the government where the goods are finally consumed. समझी बात? अब इसके आगे देखेंगे। देखो अब क्या होता है, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, इनके सप्लाई में अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है तो उस केस में टैक्स कौन सा लगता है? आईजीएसटी, जो कि लेवी और कलेक्ट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन इट इज अपोर्शन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कंज्यूमिंग स्टेट। तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में टैक्स कौन सा लगता है? आईजीएसटी। इंट्रास्टेट सप्लाई है अगर आपकी, तो टैक्स कौन सा लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंट्रास्टेट सप्लाई है तो टैक्स क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी कौन लेवी और कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन लेवी और कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आपका इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई तो उस केस में टैक्स लगता है सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। ठीक है, अभी ये पढ़ेंगे तो ये आपको समझा। तो टैक्स क्या क्या लगता है भाई? इंटरस्टेट के केस में आईजीएसटी, इंटरस्टेट के केस में आईजीएसटी, इंट्रास्टेट के केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और इंट्रा यूनियन टेरिटरी के केस में सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी विच इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो एक ट्रांजैक्शन, फॉरेन टेरिटरी से आप कुछ भी इंपोर्ट करो, टैक्स सबसे पहले उसको क्या, हमेशा उसको इंटरस्टेट माना जाता है, उसमें आईजीएसटी लगता है। स्टेट वन ने इंपोर्ट किया, स्टेट वन से स्टेट वन में बेच दिया, तो टैक्स क्या लगेगा? सेम स्टेट है, इंट्रास्टेट, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। फिर स्टेट वन से स्टेट टू में बेचा, इंटरस्टेट, टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। फिर स्टेट टू से स्टेट टू में ही बेचा, तो टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। फिर स्टेट टू से यहां पे यूनियन टेरिटरी में बेच दिया, सेल कर दिया, तो टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में ही सेल किया, टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। और यूनियन टेरिटरीज में भी अगर फॉरेन टेरिटरी से कोई माल आता है तो उस केस में भी टैक्स क्या लगता है? आईजीएसटी। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, अगर इंडिया में 28 स्टेट्स में विद इन सप्लाई है, ठीक है, अपने इंडिया में 28 स्टेट्स है, उसमें अगर विद इन सप्लाई कर रहे हो, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हो, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में सप्लाई कर रहे हो, गुजरात से गुजरात में ही सप्लाई कर रहे हो, तो सप्लाई कर रहे हो 28 स्टेट्स में, विद इन स्टेट्स कर रहे हो, या 3 यूनियन टेरिटरी। कौन सी 3 यूनियन टेरिटरी? जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, 3 यूनियन टेरिटरी इंडिया में जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। कौन सी? दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी। तो यहां पे टैक्स क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। ठीक है, ये इंट्रास्टेट सप्लाई मानी जाती है, इनका खुद का, दे आर डीम्ड टू बी स्टेट्स। दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी, दे आर डीम्ड टू बी स्टेट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव देयर ओन स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहां पे अगर सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। गुजरात से गुजरात में सप्लाई किया, टैक्स क्या होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। ये 3 यूनियन टेरिटरीज में सप्लाई हुआ है, तो टैक्स क्या लगता है? यहाँ पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन अपन आगे के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, अभी थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में समझो। उसके बाद सप्लाई विद इन 5 यूनियन टेरिटरी, बाकी की 5 यूनियन टेरिटरीज जो है उनका यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सी 5 यूनियन टेरिटरी? 5 यूनियन टेरिटरी बच गई, 5 यूनियन टेरिटरी ऑल डैश डीसी, मतलब ए स्टैंड्स फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड, एल स्टैंड्स फॉर लक्षद्वीप, ऑल डैश डीसी, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। ठीक है, तो ये ऑल डैश डीसी वाली जो हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। यहाँ पे टैक्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो विद इन, तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। ठीक है, अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार में ही सप्लाई किया, टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। ठीक है, ये 5 यूनियन टेरिटरीज, बिकॉज इनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। और अगर आपने सप्लाई किया डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में, तो टैक्स क्या लगेगा? आईजीएसटी, इंटर स्टेट हो जाएगा वो।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र से कहाँ सप्लाई किया, कर्नाटक का सप्लाई किया, तो उस केस में टैक्स क्या लग जाएगा, IGST। अगेन बोल रही हूँ, अपन बहुत लेमन लैंग्वेज में भी पढ़ रहे हैं, अपन इसकी डेफिनेशन डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रा-स्टेट सप्लाई within 28 states and 3 union territory, Delhi, Jammu Kashmir and Pondicherry, the tax that would be levied is CGST plus SGST. Other 5 union territories which are all dash DC, in that case the tax that would be levied is CGST plus UTGST। और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप, तो उस केस में आपका टैक्स क्या लगेगा, IGST। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो GST आया तो कौन कौन से यहाँ पे हमारे टैक्स लॉज आए देखेंगे। CGST एक्ट 2017 आया। CGST एक्ट, अपन जितने भी प्रोविजंस पढ़ेंगे पूरे GST में किसके हैं, CGST एक्ट 2017 के। ठीक है, अपन हर जगह कोट कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू प्रोविजंस जो प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में दिए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिए हुए हैं, वो IGST एक्ट 2017 के, बाकी सारे ही प्रोविजंस हम CGST एक्ट 2017 के पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक लॉ क्या आया, CGST एक्ट 2017, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। फिर SGST एक्ट 2017 आया है, किसके लिए आया है, 28 स्टेट्स के लिए, और बाकी की 3 यूनियन टेरिटरी यहाँ पे DJP उनके लिए आया, DJP के लिए आया। ठीक है, तो इनके सबके रिस्पेक्टिव हर स्टेट ने अपना अपना SGST एक्ट 2017 पास किया यहाँ पे। उसके बाद UTGST एक्ट 2017 किसके लिए आया, ऑल डैश DC के लिए। तो ये पांचों यूनियन टेरिटरी ने अपना अपना क्या किया, UTGST एक्ट 2017 पास किया। ठीक है, उसके बाद IGST एक्ट 2017 यहाँ पे आया, IGST के लिए आया। ठीक है, तो IGST एक्ट 2017 आया, एक ही आया वो। और GST कंपनसेशन एक्ट आया, GST कंपनसेशन एक्ट आया, इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं अपन। ठीक है, सो एक ही CGST एक्ट 2017 आया। उसके बाद SGST एक्ट 2017, 28 स्टेट्स के अपने अपने आए, 3 यूनियन टेरिटरी के आए। UTGST एक्ट 5 पास हुए ऑल डैश DC के लिए, और यहाँ पे क्या हुआ, IGST एक्ट 2017 एक ही पास हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा GST कंपनसेशन एक्ट, उसको देखते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट, GST कॉमन पोर्टल। अब एक ही वेबसाइट है भाई, www.gst.gov.in फॉर ऑल GST रिलेटेड सर्विसेज। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रिटर्न फाइल करना है, आपको पेमेंट करना है, आपको रिफंड लेना है, कोई भी चीज करनी है, कहां पे जाना है अपने को, एक वेबसाइट पे www.gst.gov.in, वहां पे जाके अपने को करने का। ठीक है, तो एक वेबसाइट है, कौन मैनेज कर रहा है वेबसाइट को, GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इस वेबसाइट को मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये इंटरफेस है किसके लिए भाई, यहाँ पे फॉर टैक्स पेयर, और कॉमन और शेयर्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, ये इंटरनेट पे अपन एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे टैक्स पेयर एक्सेस कर सकता है, वो उसके CA एक्सेस कर सकते हैं, टैक्स एडवोकेट एक्सेस कर सकते हैं, और इंटरनेट पे कौन कर सकता है भाई, यहाँ पे टैक्स ऑफिशियल्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उनको भी चाहिए उसका एक्सेस। ठीक है, तो टैक्स ऑफिशियल्स यहाँ पे कर सकते हैं, सारी GST रिलेटेड सर्विसेज के लिए ये यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, it provides linkage to all state commercial tax department, central tax authority, taxpayer, bank, other stakeholders, ये सारे stakeholders इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे लोग, बैंक्स हो गई, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज हो गई, यहाँ पे सारे स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट्स वगैरह सभी। अब फंक्शन क्या है भाई, GSTN के गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करता है, आप वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करते हो। सेकेंड, अब आपने जो रिटर्न फाइल किए वो रिटर्न फॉरवर्ड करता है किसको, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करता है, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करता है। उसके बाद कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST का हिसाब किताब, कंप्यूटेशन सेटलमेंट ऑफ IGST भी वही करता है। फिर उसके बाद टैक्स पेमेंट डिटेल्स को मैच करता है किससे, बैंकिंग नेटवर्क से टैक्स पेमेंट डिटेल्स को यहाँ पे क्या करता है, मैच करता है। प्रोवाइडिंग वेरियस MIS रिपोर्ट्स, बहुत सारी MIS रिपोर्ट्स देता है किसको, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी MIS रिपोर्ट देता है बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन, टैक्स पेयर के रिटर्न के इन्फॉर्मेशन के बेसिस, भाई आपने रिटर्न फाइल किया उसके बेसिस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, वो गवर्नमेंट को देता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस लेती है भाई। और प्रोवाइड करता है एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, टैक्स पेयर की प्रोफाइल का एनालिसिस देता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस किसके, GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के। इसके अलावा एक वेबसाइट और है, क्या नाम है उसका, www.eWaybill.gst.gov.in, eWaybill.gst.gov.in। ये वेबसाइट किस चीज के लिए, ई-वे बिल, यहाँ पे ई-वे बिल फर्निश करने के लिए। ई-वे बिल का डिटेल डिस्कशन आगे ई-वे बिल का चैप्टर है वहां पे करेंगे। उसके अलावा ई-इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में जब ई-इनवॉइस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वेबसाइट है, किस चीज के लिए, वो अपलोड करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए ई-इनवॉइस बाय नोटिफाइड पर्सन। ठीक है, तो वो एक पोर्टल है। तो ये सारी बात हुई हमारी किसकी, GST कॉमन पोर्टल, ई-वे बिल पोर्टल और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की।
अब जीएसटीएन जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो है, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज को सिलेक्ट किया है, उन्हें बोलते हैं जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ये लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि हम टैक्स पेयर यूज कर सकते हैं जीएसटीएन से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। अब देखो भाई, यहाँ पे एक बार समझेंगे जीएसटी में क्या हुआ। हम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में मूव हुए। मतलब कि क्या, टैक्स का रेवेन्यू क्या हो रहा था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम पे ओरिजिन बेस्ड गवर्नमेंट के पास जा रहा था। अब किसके पास जा रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई फॉर एग्जाम्पल पहले 10,000 करोड़ का साल का सीएसटी का रेवेन्यू था। तो वो पहले फॉर एग्जांपल क्या होता था, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने जितने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे थे इंटरस्टेट सेल्स के, सबका मिला मिलू के 10,000 करोड़ रुपए सीएसटी का रेवेन्यू आया। तो वो किसका होता था भाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे सेलर स्टेट है, तो उनका रेवेन्यू होगा, उनका रेवेन्यू होगा। अब तुम जीएसटी लेकर के आ गए, अब तुम जीएसटी लेकर के आ गए, तो अब ये 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होगा क्या, नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और कंज्यूमिंग स्टेट का होगा, कंज्यूमिंग स्टेट का होगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट जो सेलर है, तो उनको दिक्कत हो गई। भाई इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है जहां से बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, सेलर गवर्नमेंट्स को दिक्कत हो गई। ठीक है, जिस स्टेट से बहुत ज्यादा सेल हो रहा है वो गवर्नमेंट को दिक्कत हो गई। वो बोले कि भाई आप जीएसटी लेकर के आ जाओगे, हमें तो लॉस हो जाएगा, हमें तो लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोली आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम क्या करेंगे, एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लेकर के आएंगे। हम वो लगाएंगे लग्जरी गुड्स पे और सिन गुड्स पे, जैसे कि टोबैको हो गया, हमने उस पर कंपनसेशन सेस लगाया। अब उससे जो पैसा आएगा, कंपनसेशन सेस का जो पैसा आएगा, वो हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, हम उन स्टेट्स को यहाँ पे वो पैसा देंगे जिन्हें जीएसटी इंप्लीमेंट करने के कारण लॉस हुआ, लॉस हुआ। हम देखेंगे 2-4 साल अभी हम देखेंगे, हिसाब विसाब सब देखेंगे हम, और फिर हम देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो वो पैसा आएगा कंपनसेशन सेस का, हम वो उन स्टेट्स को देंगे जिनको जीएसटी आने के कारण लॉस हुआ, आने के कारण लॉस हुआ। अब देखो पढ़ेंगे अपन, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा स्पेसिफाइड रेट पे, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017, ये है जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 के अंडर। ठीक है, क्या लगेगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस किस पे लगेगा, लग्जरी आइटम और डीमेरिट गुड्स पे लगेगा, लग्जरी आइटम और डीमेरिट गुड्स पे लगेगा, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर्स, मोटर कार्स, इन सब पे हम लगाएंगे, इन सब पे लगाएंगे। ठीक है, अब कंपनसेशन सेस चाहे इंट्रास्टेट सेल हो चाहे इंटरस्टेट सेल हो, सब पे लगेगा। भाई टोबैको में इंटरस्टेट सप्लाई कर रही हूं तो भी लगेगा, इंटरस्टेट सप्लाई कर रही हूं तो भी लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा ये, विद अ व्यू टू प्रोवाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। क्यों लगेगा, कंपनसेट करेंगे उन स्टेट्स को जिन्हें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है जीएसटी आने के कारण। जिन स्टेट्स को जीएसटी आने के कारण लॉस हुआ है उनको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन सेस लगेगा। ठीक है, वो कंपनसेशन सेस के पैसे से उन स्टेट्स को देंगे। अब ये पहले तो लगा था 5 साल के लिए 30 जून 2022 तक, अब 2022 तक, अब इसे एक्सटेंड कर दिया है कब तक है, 31 मार्च 2026 तक, 2026 तक। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, कॉम्पनसेशन सेस की। आगे आएंगे नेक्स्ट। अब जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स या सर्विसेज पे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। क्या एक्साइज वैट सीएसटी कंप्लीटली चले गए, नहीं, इन प्रोडक्ट्स पे आज भी यहाँ पे जैसे पहले टैक्सेस लग रहे थे वैसे ही लग रहे हैं, वैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, एक एक बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की। अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। भाई इन्होंने लेवी सेक्शन से ही बाहर निकाल दिया अल्कोहल को। इन्होंने बोल दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम्हें अल्कोहल को जीएसटी में लाने की बात कर रहे हो तो हम जीएसटी आने ही नहीं देंगे। स्टेट गवर्नमेंट नट गई, बोले अल्कोहल का रेवेन्यू पहले भी हमारा था, अभी भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत मेजर रेवेन्यू आइटम है उनका। तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें तो कुछ भी गड़बड़ नहीं चलेगी, जीएसटी से बाहर रखो इसको, इसको तो जीएसटी में लाना ही नहीं। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी से बाहर है, इट इज कंप्लीटली आउटसाइड जीएसटी, कंप्लीटली आउटसाइड जीएसटी। इसके मैन्युफैक्चरिंग पे पहले भी स्टेट एक्साइज लगाता था, स्टेट एक्साइज लगाता था, अभी भी लगाएगा। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज लगेगा, और उसके सेल पे क्या लगता है भाई, उसके सेल पे लगेगा वैट in case of intrastate sale and in case of interstate sale CST, in case of interstate sale CST। तो ये आज भी ऐसे ही लग रहा है, it is completely outside GST, alcoholic liquor for human consumption।
इसको हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और है, इट अप्लाइज टू, ये लिख लो, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल या रिफाइंड स्पिरिट। जो एल्कोहल का ये क्या होता है, ये होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। एल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यहाँ पे ईएनए लग रहा है वो भी कंप्लीटली आउटसाइड जीएसटी है। उस पर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, मतलब उसके प्रोडक्शन पे लगेगा स्टेट एक्साइज और उसके सेल पे लगेगा वैट या सीएसटी। इट इज ऑल्सो आउटसाइड जीएसटी, ठीक है। सो alcoholic liquor for human consumption and undenatured extra neutral alcohol which is used for manufacturing of alcohol is also outside GST, ठीक है। ये पॉइंट अपन डिटेल में नेक्स्ट आगे वाले सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ आइटम्स है PHMNA। व्हाट डू यू मीन बाय PHMNA? मेमोरी टेक्निक है, ये भी आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है अपने को। क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। गवर्नमेंट ने बोला, लेवी सेक्शन में भी ये बात बोली उन्होंने, क्या कि इस पे हम जीएसटी लगाएंगे फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट। अभी नहीं, पहले थोड़ा जीएसटी से रेवेन्यू सेटल हो जाए, हमें समझ में आ जाए, फिर हम आगे इसकी बात करेंगे। अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये सब बहुत हाईएस्ट रेवेन्यू आइटम्स है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि PHMN पे अभी पहले जैसे ही चलने दो। मतलब कि क्या, पहले उसके मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज लगता था, अभी भी सेंट्रल एक्साइज लगा दो। पहले उसके सेल पे इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल वैट लगता था, वही लगाओ। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल सीएसटी लगता था, वही लगाओ। तो ये PHMNA आइटम भी उन्होंने क्या बोला कि अभी जीएसटी में नहीं लाते अपन, इसको बाद में लेकर के आएंगे, हम नोटिफाई करेंगे डेट, तब से लाएंगे। तब तक के इसके मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज और इसके सेल पे वैट या सीएसटी एज द केस में भी लगेगा। और उसके बाद आती है किसकी बात? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की। अब भाई अल्कोहल स्टेट ने रख लिया, स्टेट एक्साइज लगा रहा है, तो टोबैको वो सेंट्रल एक्साइज, टोबैको के मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज और उसके सेल पे जीएसटी, स्पेशल आइटम है ये। एक्साइज भी लग रहा है, जीएसटी भी लग रहा है, उसके बाद में लास्ट ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स में ओपियम, इंडियन हेम्प, ये सब क्या है? ये भाई दीज आर विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। इस पे जीएसटी लग रहा है, पर स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे एक्साइज लगाने का भी यहाँ पे पावर रखा है। तो इसमें क्या लगता है, ड्रग्स वगैरह पे क्या लगता है? जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटीज। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, और जीएसटी भी लगता है। अब आप बोलोगे मैम ड्रग्स कैसे है? तो भाई वो जो भी मेडिकल यूज वगैरह के लिए आते हैं वो वाले ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पेशल आइटम्स यही है। कौन सा? फर्स्ट एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और जो ईएनए है विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल, उसको कंप्लीटली आउटसाइड जीएसटी रखा है। उस पे क्या लगेगा? उसके मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज, और उसके सेल पे क्या लगेगा? वैट या सीएसटी एज द केस में भी। उसके बाद PHMNA आया। PHMNA में क्या बोला उन्होंने? उसके प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज और सेल पे वैट या सीएसटी। उसके बाद टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज, सेल पे जीएसटी। एंड लास्ट ओपियम, इंडियन हेम्प, यहाँ पे ड्रग्स वगैरह की बात करें तो उसके प्रोडक्शन पे स्टेट एक्साइज लगेगा, और साथ में उसके क्या लगेगा भाई? जीएसटी भी लगेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। कभी कभार इन पे क्या हो सकता है, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में भी ये पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे के चैप्टर में भी कवर होंगे। ये चैप्टर डेफिनेटली एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, बट ये पॉइंट्स आगे भी कवर होंगे। तो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बाकी भी जो गुड सर्विसेज बच गए, अपना लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, बॉटल हो गया, आईपैड हो गया, सब पे जीएसटी लगेगा भाई। ये सिर्फ स्पेशल एक्सेप्शंस रखे हुए हैं। वो भी क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रेवेन्यू आइटम्स थे भाई। गवर्नमेंट ने बोला अपन गड़बड़ नहीं करते इसमें, अभी इसमें जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, आगे बात करेंगे। अल्कोहल पे तो कभी बात नहीं करेंगे, अल्कोहल तो हमेशा ही आउट ऑफ जीएसटी रहेगा, और उसका रॉ मटेरियल जो है ईएनए वो हमेशा ही आउटसाइड जीएसटी रहेगा। PHMNA पे अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा यहाँ पे। सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्या? जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे भाई? सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हमारा डिस्कशन अभी का, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।